संस्कृत निष्ठा चैनल पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आज हम मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 76 से प्रारंभ कर रहे हैं। 75 तक हमारी दूसरी क्लास में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 76 पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कुछ विशेष था पीछे इसी प्रश्न पत्र में, उसको एक बार वापस देखिए। 71 नंबर का प्रश्न था, उसमें था खादन अपि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। ऑप्शन इसका ए राइट है, खादन प्लस अपि। इसमें कई विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही थी कि ऐसा कैसे होता है। संधि के नियमों में जब न, ङ और न ये तीन वर्ण, इससे पहले ह्रस्व स्वर हो और उसके पश्चात कोई स्वर हो तो वहाँ उसको द्वित्व हो जाता है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण हैं उनमें हम उस न को द्वित्व कर देते हैं, न को द्वित्व कर देते हैं और ङ को भी द्वित्व कर देते हैं। जैसे कई उदाहरण पढ़ते हैं हम, अस्मिन् प्लस अपि अस्मिन् अपि, तस्मिन् प्लस एव तस्मिन्नेव, तो वहाँ उस न को द्वित्व कर दिया जाता है। इसलिए याद रखें, ये संधि के नियमों में वहाँ जब उसका वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें कोई पृथक से ऐसा नियम नहीं पढ़ाया गया था। तो इसको याद रखें। इस तरह के कोई उदाहरण आ सकते हैं जिसमें डबल न हो और दोनों तरफ स्वर हो, इसका मतलब वहाँ उसको न के रूप में आप संधि विच्छेद करें और उसके तुरंत पश्चात उसके स्वर से ही इसको स्टार्ट करें। उसमें डबल न का प्रयोग संधि विच्छेद के रूप में नहीं करें। इसलिए यहाँ इसमें यह विशेष था, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं हम। संस्कृत आयोगस्य अध्यक्ष आसीत्। संस्कृत आयोग का अध्यक्ष था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ए राइट है इसमें। और 57-58 में ये संस्कृत आयोग आया था। तो उसमें कुल 9 सदस्य थे, उसमें राजस्थान का कोई भी सदस्य नहीं था। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसके कुल सदस्य कितने थे, अध्यक्ष कौन था, कहाँ के थे, ठीक है। तो इस तरह के पश्चिम बंगाल डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये क्वेश्चन संस्कृत आयोग से संबंधित है, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 77। विज्ञप्ति पट्ट है कीदृशम साधनम अस्ति। विज्ञप्ति पट्ट, सूचना पट्ट जो दिया जाता है उसमें दृश्य साधन होगा क्योंकि उसको देखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा परिषद रूपे या संस्था कार्यम करोति। देखिए ये सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी, सीबीएसई। लेकिन प्रश्न पूछा गया अध्यापक शिक्षा परिषद रूप में, अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है। यहाँ आपको एनसीटीई राइट करना है, स ऑप्शन राइट करना है। टीचर्स एजुकेशन के काउंसलिंग एजुकेशन के रूप में। तो यहाँ एक तो एनसीईआरटी होगा, ये रिसर्च है, हम उसके लिए काम करता है, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। और राष्ट्रीय परिषद होती है। और इसके पश्चात जो एससीईआरटी होती है स्टेट से संबंधित होती है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सिर्फ एन और एस का फर्क है, वो नेशनल के लिए है और ये स्टेट के लिए है। एनसीटी नेशनल के लिए है और वो अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में है, टीचर एजुकेशन। इसलिए जब भी अध्यापक शिक्षा परिषद का नाम आए वहां हमको एनसीटीई आंसर भरना है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स। इस पुस्तक का रचयिता कौन है। ये इस पुस्तक का रचयिता है पिंसेट। पिंसेट और हेराल्ड ई पामर दोनों ने इस तरह की पुस्तकें लिखी थी। केवल पिंसेट ने टीचिंग मेथड्स के ऊपर काम किया था, इसलिए द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स में पिंसेट राइट भरेंगे। इसके बाद है, आगमनात् निगमनम प्रति इत्यस्य विपरीतम शिक्षण सूत्रम अस्ति। प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए। तो आगमन से निगमन की ओर इसका विपरीत शिक्षण सूत्र कौन सा, इसका विलोम वाला शिक्षण सूत्र किसको कहेंगे। तो वहां देखिए आप, अब ये इतना निश्चित हो जाता है कि यहां पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, उनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। एक विशिष्टात सामान्यम प्रति और एक सामान्यात विशिष्टम प्रति, यानी दोनों जब विपरीत है तो इसका मतलब ये किसी एक के लिए दोनों उत्तर नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ सामान्य से विशेष की ओर ये
निगमन विधि का सूत्र है और निगमनात् आगमनम प्रति के रूप में सामान्यात् विशिष्टम प्रति हो सकता है, इसलिए इसका जो विपरीत है वो सामान्यात् विशिष्टम प्रति भरेंगे और इसके समानार्थक हैं वो उदाहरणेभ्य नियमम प्रति और विशिष्टात् सामान्यम प्रति। इस अकेले क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, 4 क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। एक ये होगा कि भाई आगमन निगमन का समानार्थक दूसरा शब्द क्या है, दूसरे के सूत्र के रूप में कहा जा सकता है, तो उदाहरण से नियम की ओर अथवा विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इसके विपरीत के रूप में पूछा जाए तो सामान्यात् विशिष्टम प्रति। और यहाँ मान लो ये पूछा जाता है कि कौन सा किसी एक विधि के लिए है, तो वहाँ पर अगर तीनों ही आते हैं, उदाहरणेभ्य नियमम प्रति और विशिष्टात् सामान्यम प्रति और आगमनात् निगमनम प्रति, ऊपर लिखा जाता है आगमन विधि के लिए कौन सा राइट है और फिर आपको उपयुक्तता सर्वे राइट भरना है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाते हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल कौन सा है? ध्वनि विज्ञान और लिपि विज्ञान। लिपि विज्ञान का मतलब जो अक्षर लिखे हुए हैं उन पर आश्रित कौन सा है, और ध्वनि विज्ञान जो आवाज़ आ रही है, जो स्वर आ रहा है, उस पर कौन सा आश्रित है। तो देखिए, पठना, पढ़ना, लिखना, ए और ब दोनों, अथवा श्रवण। तो पठन और लेखन ये दोनों लिपि पर आश्रित है, और जबकि श्रवण जो है ये आपका किस पर आश्रित है? ये ध्वनि विज्ञान पर आश्रित है, इसलिए यहां श्रवणम राइट करेंगे। लेखन शैली विकसित होती है, लेखन शैली विकसिता भवति। अब यहां देखिए, लेखन शैली विकसित होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है प्रश्न के रूप में, हमारे दिमाग में एक बात भरी रहती है कि हम ये चाहते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर ही वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। याद रखें, प्रश्न को अच्छी तरह समझें कि लेखन शैली विकसित हो सकती है, यानी लिखने की जो शैली है वो उसका विकास कैसे हो सकता है? वस्तुनिष्ठ से तो नहीं हो सकता, उसका विकास निबंधात्मक प्रश्नों से होता है, जिसमें भाषा की प्रांजलता देखी जाती है, भाषा की शैली देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन में योगात्मक परीक्षण कितनी बार होता है? 2 तरह के परीक्षण होते हैं, जिसमें योगात्मक परीक्षण 2 बार होता है, जैसे जिनको हम 2 प्रकार की परीक्षाएं कहते हैं। इसके बाद है पुनर्वलनम कतिविधम। पुनर्वलन कितने प्रकार का है? यहाँ हमेशा उत्तर 2 बार आपको उत्तर भरना है, द्विविधम। एक है पाठशाला विधि है। अब पाठशाला विधि किस प्रकार की विधि है? देखिए ध्यान से, नीरस, परंपरागत, पांडित्य प्रणाली। जहाँ पर यह भी एक तरीका होता है कि क्या उपयुक्त सर्वे उत्तर हम राइट करें या नहीं करें, उसके लिए संकेत मिल जाते हैं कि मान लो 3 में से आपको 2 भी राइट है तो भी आपको उपयुक्त सर्वे ही भरना चाहिए। एक पर मान लो आप सस्पेंस में हैं लेकिन 2 आपके राइट हो रहे हैं, तब तो द ही आपका उत्तर आएगा, डी उत्तर आएगा। इसलिए यहाँ परंपरागत और पांडित्य प्रणाली दोनों प्राय एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे से संपर्क में हैं, एक दूसरे के अर्थ वाले हैं। इसलिए परंपरागत और पांडित्य प्रणाली जब दोनों राइट हो रहे हैं, इसका मतलब वो जब परंपरागत है तो वो नीरस भी माना जाएगा। इसलिए यहाँ द उपयुक्तता सर्वे। संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक प्राचीन विधियां और एक नवीन विधियां। और प्राचीन विधियों का एक ग्रुप रहा था जिसको पाठशाला विधि के नाम से जाना जाता है, और पाठशाला विधि की कई उपविधियां हैं। इसलिए पाठशाला विधि एक नीरस है, परंपरागत है, पांडित्य प्रणाली है। अब इसके कई उपभेद माने गए, छोटी विधियां बनाई गई। ये एक व्यापक रूप है पाठशाला विधि। इसका एक भाग होता है सूत्र विधि, एक होता है पारायण विधि। तो ये भी परंपरागत और नीरस कहलाएंगे। इसके बाद अगला है हर्वटीय पंचपदी। इसका विकसित रूप वाली विधि कौन सी है? याद रखें, हर्वटीय पंचपदी से विकसित रूप वाली विधि मूल्यांकन विधि होती है, इसलिए उसका विकास के रूप में मूल्यांकन आगे आता है। तो हर्वटीय पंचपदी के साथ मूल्यांकन विधि को याद रखना है। दंडान्वय विधौ दंडः कस्य प्रतीकः। दंडान्वय विधि में दंड किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा वाक्यस्य। वाक्य का प्रतीक है। यहाँ पर वर्ण, शब्द, भाषा। दंड से तात्पर्य ग्रंथि दंड भी होता है, जहाँ पर एक वाक्य में जैसे कई पद होते हैं, उसी तरह से
एक दंड में कई ग्रंथियां होती है और उसके आधार पर उसको वाक्य का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद है घटे समुद्र पूर्णम कस्मै विधये कथितम। घटे समुद्र पूर्णम, ये किस विधि के लिए कहा गया? तो यहां देखिए, घड़े में पहले अर्थ कर लें आप उसका। घड़े में समुद्र को भरना, अर्थात गागर में सागर भरना। ऐसा कौन हो सकता है जिसमें गागर में सागर हो सकता है? छोटी बात में बड़ी अर्थ हो सकते हैं, तो वहां सूत्र विधि राइट उत्तर होगा। इसलिए इसमें सूत्र विधि भरें। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः संस्कृत की जो शिक्षण विधियों से संबंधित जो पुस्तक है उसके अंतर्गत सूत्र विधि के रूप में ये उसके लिए एक वाक्य दिया गया, घटे समुद्र पूर्णम। तो याद रखें, इसके साथ सूत्र विधि उत्तर भरना है आपको। अनेकार्थक शब्दानाम काठिन्य निवारणम केन विधिना कारितव्यम। अनेकार्थक शब्दों का शिक्षण विधि का कोई भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, ध्यान रखें उस प्रश्न को ही आप 2 बार पढ़ें और उसका अर्थ करें। हो सकता है एक बार पढ़ने में उसका सही अर्थ नहीं हुआ हो, कहीं गलत उत्तर नहीं भर दें। थोड़ा स्पीडली उसको 2 बार पढ़ें और उसका अर्थ करें, उसके पश्चात आप अपना उत्तर भरें। तो जैसे इसका अर्थ किया हमने कि अनेकार्थक जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे अनेकार्थक शब्दों के काठिन्य निवारण किस विधि से करवाया जाना चाहिए? तो वहाँ देखिए एक ही शब्द है, जैसे हरि शब्द है, हरि के अनेक अर्थ होते हैं। तो अब उसका हम अर्थ कैसे बताएं कि हरि का अर्थ बंदर है या हरि भगवान को कहते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमको तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना से नहीं होगा, क्योंकि अनेकार्थक है। द्व्यर्थक हो तो तुलनात्मक भी हो सकता है, एक व्युत्पत्ति से भी नहीं कर सकते, व्युत्पत्ति में तो केवल शब्द दिखाई देगा। टीका विधि के द्वारा भी नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा सही तरीके से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वहाँ उसको वाक्य प्रयोग राइट करेंगे, क्योंकि हम उसका वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने हरि को पेड़ से पेड़ पर जाते देखा, इस तरीके से कोई वाक्य करते हैं। वृक्षात वृक्षम प्रति गच्छति हरि, तो वहाँ हम बता सकते हैं कि हरि का अर्थ क्या है, इसलिए उसको हम वाक्य प्रयोग राइट करते हैं। तो याद रखें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि भाई अनेकार्थक कोई शब्द है और उसका हम काठिन्य निवारण करवाना चाहते हैं, तो गद्य शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे हम? तो वहाँ गद्य शिक्षण में 3 तरह की जो विधियाँ पढ़ी थी हमने, एक सबसे पहले उद्बोधन विधि पढ़ी थी, फिर प्रवचन विधि थी और उसके बाद स्पष्टीकरण विधि थी। और स्पष्टीकरण में ही एक वाक्य प्रयोग आया था नीचे। तो वाक्य प्रयोग कब उपयोगी होता है? जब कोई अनेकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 90, अनुवादस्य कति भेदा। अनुवाद के कितने भेद होते हैं? अनुवाद के 3 भेद प्रसिद्ध हैं, अक्षरशः, छाया और तथ्य अनुवाद के रूप में। 3 अनुवाद के जो भेद होते हैं उसके रूप में भेद पूछा जा सकता है, उसकी विधियां पूछी जा सकती है। विशेषकर अनुवाद गद्य पद्य के रूप में उसके जो भेद हैं अथवा उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उनको नाम से याद रखना है। कौन सी विधि ऐसी होगी जो प्राय सब में चलती है? तो जैसे व्याख्या विधि प्राय सभी प्रकार के शिक्षण विधाओं में शामिल है, तो इस तरीके से उनको याद रखना है। अनुवाद में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा अनुवाद सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है, ठीक है, और कितने प्रकार के अनुवाद होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वह कौन सी विधा है जिसके अंतर्गत बालक को 2 भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो वो भी आपका अनुवाद शिक्षण ही होगा। अब देखिए मॉडल पेपर नंबर 4 पढ़ रहे हैं आज हम। मॉडल पेपर नंबर 4 में देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको उस दिन कि भाई या तो कोई वैयाकरणों से संबंधित आ सकता है या 2-3-4 जो आपके साहित्यकार हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को हमने वहीं ड्रॉप कर दिया, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अनावश्यक बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करना आवश्यक नहीं है। अब देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था कि अच के भेद कौन कौन से होते हैं, अच कितने प्रकार के होते हैं। एक माहेश्वर सूत्रों के बारे में प्रश्न आया था। अब माहेश्वर सूत्रों से संबंधित 2-3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितने होते हैं, स्वर से संबंधित कितने हैं और व्यंजन से संबंधित कितने हैं, कौन सा अक्षर है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही है, माहेश्वर सूत्रों में द्विवारम उच्चारितः वर्ण अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार उच्चारित किया गया वर्ण कौन सा है? तो हयवरट और हल है 2 बार पढ़ा गया। या एक प्रश्न और बढ़ता है, माहेश्वर सूत्रेषु
द्विवारम उच्चारित इत्संज्ञक वर्ण अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार उच्चारित इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, तब उत्तर चेंज हो जाएगा। तब आपको ऋण भरना है, टेट है, डेड है, ऋण, क्योंकि ऋण अयुण में भी आता है और लण में भी आता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन है। 2 बार का अगर कोई प्रश्न आया तो 2 प्रश्न बनते हैं। एक है द्विवारम उच्चारित वर्ण अस्ति, तब तो आपको है वर्ण है, और द्विवारम उच्चारित इत वर्ण अस्ति, संज्ञक वर्ण अस्ति, तब आपको वर्ण है ऋण। अगला क्वेश्चन देखिए, मकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। या तो पूछेगा उच्चारण स्थान कितने हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, या पूछेगा किसी वर्ण विशेष का कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो वहां आप पूरे जो अकु है, विसर्जनीय नाम, कंठ है आदि जो सूत्र है आपके 11, उन सूत्रों से आप अच्छी तरह से तैयारी करें कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए मैं का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। पहला लिखा नासिका, यमगणना नाम नासिका च, बिल्कुल उसमें आता है। और फिर लिखा ओष्ठव, उपपद्मनिया नाम ओष्ठव, तो प वर्ग में भी शामिल है और नासिका वाले में भी शामिल है, इसलिए यहां से ऑप्शन राइट होगा, ए ब च, यानी ए और ब दोनों। 63वां क्वेश्चन है, देखिए सुक्ति का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सुक्ति है। उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में मृग कभी प्रवेश नहीं करता। इसलिए अब यहां कहीं भी रिक्त स्थान आ सकता है, कार्याणी की जगह भी आ सकता है, उद्यमेनेव की जगह भी आ सकता है, मनोरथई की जगह भी आ सकता है। तो यहां मनोरथई भरें। सुक्ति का क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में ही आने की पूरी संभावना है। 1% पर उस पुस्तक का कदापि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, केवल ऐसा, जिसमें नाम पूछा गया था कि यह श्लोक किसका है। तो वहां अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कोई महत्वपूर्ण जो लाइन है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, उसके रूप में ऐसा पूछा जा सकता है। बाकी आप निश्चिंत रहें, इसमें रिक्त स्थान वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो यहां मनोरथ ही भरेंगे द। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हरि को फल अच्छे लगते हैं। अनुवाद करवाया गया, अनुवाद या अशुद्धि संशोधन, दोनों में से एक आएगा। अनुवाद आता है वही बात अशुद्धि संशोधन की। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा कि अकथितम च रुच्यर्था नाम प्रियमाण और क्रुद्ध द्रुह है, इन 3 सूत्रों को अच्छी तरह से पढ़ें आप। शुद्ध अशुद्ध अगर आया तो इन 3 सूत्रों से संबंधित आएगा जहां तक, और अनुवाद के रूप में भी इससे संबंधित होगा। तो हरि को फल अच्छे लगते हैं, जब भी कोई ऐसा अनुवाद करवाया जाए, अच्छा लगना वाली क्रिया आए तो वो रुच धातु होती है, और रुच धातु के साथ जो प्रियमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, इसमें चतुर्थी होगी, इसलिए हरि में चतुर्थी आएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें हरिये आएगा। तो अब आपको अगर ये भी पता है इतना ही, केवल हरिये, तो भी इस क्वेश्चन को राइट कर जाएंगे आप, क्योंकि हरिये सिर्फ एक में लिखा है। आगे रोचनते रोचते की कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको हरिये राइट मिल गया और बाकी 3 में हरिये नहीं है, तो आगे सस्पेंस नहीं डालें, आगे नहीं सोचें कि इसमें रोजते आएगा रोचनते। ये रोजते को देखकर कई गलत कर जाते हैं कि रोजते ही देखा है हमने, तो वहां रोजते भर देते हैं। ऐसा नहीं करें। जो मुख्य बात है कि उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग होगा, तो उसको जो कर्ता जैसा दिखाई दे रहा है वो कर्ता नहीं होता, वो संप्रदान होता है। इस वाक्य का अगर कर्ता पूछे तो कहीं हरि नहीं भरे हम। इस वाक्य का कर्ता फल है, जो कि कहीं भी हमको नजर नहीं आ रहा कि फल कर्ता कैसे हो सकता है, लेकिन इस वाक्य का कर्ता फल ही है, क्योंकि जिसके आधार पर क्रिया आ रही है, फलानी रोचनते आ रहा है तो फलानी कर्ता होगा। अगर वो कर्मवाच्य का कर्म होगा तब तो फिर रोचनते आ ही नहीं सकता, इसलिए ये फलानी कर्ता है और हरिये ये संप्रदान है। और इसके साथ अगर हरि कर्ता होता तो रोचनते कैसे आता, इसलिए हरि संप्रदान है। तो इस तरीके से अनुवाद करते समय भी कुछ ध्यान रखें कि जहां मुख्य बात है वो अगर राइट हो रही है तो इसका मतलब पूरा वाक्य फिर राइट है, अगर उस जैसा ऑप्शन और तीनों में नहीं है। अगर एक किसी में हरिये और होता तब हमको सोचना था आगे कि रोचनते आएगा या रोचते आएगा। अगला क्वेश्चन है 65, गाम पये दोग्धी वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। ये वाक्य, एक वाक्य पहले दिया मैंने, बलिम याचते वसुधाम, एक और आगे आ जाएगा या पीछे आया था, तंडुलान ओदनम पचती,
वो उदाहरण मैंने दिए भी हैं, और ये अच्छी तरह से तैयार करें आप। इनमें से कोई न कोई आ सकता है। तो गाम पये दोग्धी, अब ये चाहे अनुवाद में आए या वाच्य परिवर्तन में आए या शुद्ध शुद्ध में आए, तीनों जगह, लेकिन ये वाक्य वाच्य परिवर्तन में कम आने की संभावना है, ये शुद्ध शुद्ध में आने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन फिर भी वाच्य परिवर्तन के रूप में भी देखें हम, जब ये वाच्य परिवर्तन के रूप में इसलिए दिया मैंने ये उदाहरण कि मैंने जितने भी उदाहरण दिए वो एक कर्मक दिए थे, ये द्विकर्मक का एक उदाहरण दिया है। इसमें नियम क्या होता है कि जो षोडश जो धातुएं होती है हमारी, 16 धातुएं द्विकर्मक, उनमें प्रथम जो 12 धातुएं हैं उनके साथ गौण कर्म चेंज किया जाता है। इसलिए यहाँ गाम को चेंज किया जाएगा, क्योंकि गाय यहाँ गौण कर्म है। जिस कारक की अविवक्षा की जाती है वो गौण कारक हो जाएगा कर्म के रूप में। तो यहाँ गाम जो था वो अपादान कारक जैसा लग रहा था, तो अपादान से उसकी अविवक्षा की गई और उसकी कर्म में विवक्षा की गई, इसलिए ये गौण कहलाता है। तो यहाँ गौण ये कर्म है और गौण कर्म ही बदला जाएगा, इसलिए गाम की जो प्रथमा विभक्ति है वो गौ होती है। तो अब गौ देखिए दो जगह है, तो अब थोड़ी सी स्थिति ये रहेगी कि ब और स बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ गो, उसके बाद पये और दुय्यते, ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि पये एक वचन है तो यते ही आएगा। लेकिन इसमें बी ऑप्शन को भरने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने 3-1-1 का नियम पढ़ रखा है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ऐसे डायरेक्ट इतना जल्दबाजी नहीं करें। 3-1-1 को तो तब देखें, पहले थोड़ा सा उसका आप जैसा भी आए उस वाक्य का अर्थ कर लें कि गाम पय दोग्धी से क्या मतलब है। गाय से दूध दोता है, और कर्ता में तृतीया आती तो दोहने वाले का इसमें कहीं नाम नहीं है, उसमें ही तृतीया आएगी। इसलिए याद रखें, इस तरह के जो भी उदाहरण हैं उनमें हम ये देखें कि उसका गौण क्रम चेंज करें। तो गौ पय दुह्यते। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया मैंने, निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिता प्रश्ना समाधेया। और ये संस्कृत भाषा से संबंधित आपका पैराग्राफ है, जिसमें संस्कृत की विशेषताएं बताई गई है कि भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति, और ये विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इसमें से निकाले गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला देखिए, भाषेयम इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। भाषेयम का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, संधि विच्छेद करना कठिन है। संधि से संधि विच्छेद कठिन है। संधि का नाम 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। विच्छेद से संधि करवाया जा सकती है, और संधि से संधि विच्छेद, और संधि का नाम, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कठिन होता है, जिसमें हमको दोनों पदों को देखना होता है। तो भाषेयम का मतलब भाषा प्लस इयम, ब राइट है। संधि विच्छेद करते समय हम देखते हैं, जैसे मान लो ए देखेंगे, अब ए को भी मिलाने पर यही बनता है, और द को मिलाने पर भी यही बनता है, और ब को मिलाने पर भी यही बनता है, केवल स को मिलाने पर यह नहीं बनता है, इसलिए स बिल्कुल गलत है। लेकिन तीनों मिलकर के भाषेयम बनते हैं। वहाँ हमको ये देखना होता है कि दोनों पद कहाँ पर सही दिखाई दे रहे हैं। तो भाषा पद होता है, भास तो एक धातु होती है, इसलिए भाषा प्लस ईयम होगा। ईयम का जो शुद्ध रूप है वो ह्रस्व इकार वाला होता है, दीर्घ इकार के रूप में ईयम नहीं होता है। इस तरीके से याद रखें, कहीं ऐसा नहीं समझें कि आ प्लस ई बराबर ए होता है तो हम भाषा ईयम भी कर सकते हैं, भाषा ईयम भी कर सकते हैं, लेकिन पद भी तो शुद्ध होना चाहिए, इसलिए ईयम पद गलत है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उल्लेखनीयानि इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। उल्लेखनीयानि में कौन सा प्रत्यय है? कई बार इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये पैराग्राफ होने की वजह से प्रत्यय का प्रश्न कठिन हो सकता है। उसका कारण यह है क्योंकि वाक्य में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसी शब्द में, वो एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, किसी विभक्ति विशेष में भी हो सकता है। इसलिए जो आपने प्रत्यय पढ़े थे कि प्रत्यय में ये शेष रहता है, उसके आधार पर आप इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि उल्लेखनीयानि, इसका मतलब जहाँ आनी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आनी को हटा करके ही शब्द देखें तो उल्लेखनीय शब्द है ये, और उसका ये फिर विभक्ति का रूप है। अब उल्लेखनीय में अनियर दिखाई दे रहा है,
अनीय दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ ए राइट करेंगे। और ऐसी स्थिति में आपका यत नहीं हो सकता, ल्युट नहीं हो सकता, ल्युट में तो अनम होता है, इन्हीं में इन आता है, इसलिए यहाँ उल्लेखनीय में आपको अनियर भरना है। अगला है कौटिल्य रचितम अत्र समासः अस्ति। समास कुछ कठिन है, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ समास कौन सा है तो देख लें। एक तो कि बाद में कोई क्रियापद है जिसमें तय आदि प्रत्यय जुड़े हुए हैं और आगे कोई कर्ता या करण है, तो वहाँ तृतीय तत्पुरुष की संभावनाएं पूरी पूरी होती है। आप थोड़ा सा अर्थ करके भी देखें, कौटिल्य के द्वारा रचित या कौटिल्य से रचित, तो वहाँ जब रचित है, पठित है, इस तरह के जो प्रश्न हैं लास्ट में और पहले कोई कर्ता या करण होता है, तो उसमें आपको तृतीय तत्पुरुष उत्तर भरना है, इसलिए ये द राइट है 68 में। कौटिल्य रचितम, कवि रचितम, इनमें हमको तृतीय तत्पुरुष। आगे लिखा है 69वां क्वेश्चन, प्रतिष्ठे इति पदम गद्यांशे कस्याम विभक्तौ पठितम अस्ति। प्रतिष्ठे ये पद गद्यांश में किस विभक्ति में पढ़ा गया है? गद्यांश की तीसरी लाइन में यह पद पढ़ा गया है। देखिए वहाँ लिखा है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और एक संस्कृति। अब आप देखेंगे कि रमा रमे रमा प्रथमा और रमाम रमे रमा द्वितीया, तो रमे और प्रतिष्ठे एक जैसे शब्द हैं, दोनों स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं। प्रथमा का द्विवचन भी हो सकता है, द्वितीय का द्विवचन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रथमा भी लिखा हुआ है, द्वितीय भी लिखा हुआ है, सप्तमी भी लिखा है, संबोधन भी लिखा है। तो यहाँ इसको प्रथमा कहें या द्वितीय, इसको इस तरीके से देखें कि जहाँ पर कोई सहायक क्रिया बाद में लिखी गई है और उसके लिए है या था के रूप में कोई प्रश्न जुड़ता है, तो वहाँ उसको आप प्रथमा विभक्ति में उत्तर भरें, क्योंकि वो उसका एक तरह से कर्ता है। क्योंकि यहाँ इसका अर्थ कर रहे हैं हम, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। अगर मैं कहता कि भारत की दोनों प्रतिष्ठाओं को देखो, तब वो द्वितीय कहलाती, लेकिन भारत की दो प्रतिष्ठाएं है, इसका मतलब ये कर्ता है, और यहाँ आपको प्रथमा विभक्ति भरनी है। याद रखें, ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती है जो दो दो विभक्तियों में चलते हैं, जिनके रूप हम ये सोचते हैं कि ये द्वितीय में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करें, उस पैराग्राफ की उस लाइन में वो किस विभक्ति के रूप में सही बैठ रहा है, ये आपको उत्तर भरना है। अगला है देखिए, एकरोत अत्र धातुम लकारम च स्पष्टयत। एकरोत में धातु और लकार को स्पष्ट करना है कि यहाँ कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कठिन है, पहले क्री धातु लिखा हुआ है, लकार सब में लंग लिखा हुआ है, लकार तो लंग राइट है सब में। इसके बाद क्रय धातु लिखा है, सी में क्री लिखा है और द में कर लिखा है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, यहाँ तीसरा राइट है क्री धातु। वैसे तो उपदेश अवस्था में तो क्री भी दूसरे रूप में पढ़ी गई है, वहाँ डुक्रिय धातु के रूप में है, लेकिन उसका जो शुद्ध भाग जो बचता है वो क्री होता है। तो क्री लंग से राइट करेंगे। आगे एक श्लोक दिया देखिए, अधोलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। श्लोक अनुष्टुप छंद का भी आ सकता है, उपजाति का भी आ सकता है, शार्दुल विकृतम कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि उसको उसमें से केवल 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन किसी भी श्लोक में बन सकते हैं, इसलिए यहाँ देखिए अच्छा श्लोक है। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। श्लोकेस्मिन् छंदः अस्ति। इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो अब देखिए 8-8 अक्षर है और 8-8 अक्षर का एक ही छंद है, अनुष्टुप। इसलिए याद रखें कि जहाँ पर 8-8 अक्षर के 4 चरण का श्लोक पूरा ही दे रखा हो, तो वहाँ 8-8 अक्षर के रूप में उसको अनुष्टुप आपको उत्तर भरना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वसुधैव अत्र संधि विच्छेदः करणीय। वसुधैव में कौन सी संधि है, उसका संधि विच्छेद करना है। तो पहले तो ये देखें कि अगर मान लो ध उस शब्द का अगर हलंत है तो वहाँ वृद्धि नहीं हो सकती, बाकी सब जगह वृद्धि करनी है। तो ये वृद्धि संधि है, क्योंकि वसुध का ध हलंत नहीं होता, इसलिए यहाँ वसुधा ये राइट होगा।
और वसुधा के बाद अब एव भी लिखा है, ऐव भी लिखा है और इव भी लिखा है। यहाँ हम द राइट करेंगे, क्योंकि एव का जो शुद्ध वर्तनी है वो ए के ऊपर मात्रा के रूप में नहीं होती है, वहाँ एव होता है, इसलिए द राइट करें। इसमें इव करेंगे तो गुण संधि हो जाएगी, फिर एक मात्रा वाला वसुधैव बनेगा। आगे लिखा है निजः इत्यस्य विपरीतार्थक शब्द अस्ति, कि निजय का विलोम शब्द कौन सा है। अब निजय यानी अपना और परः यानी दूसरे का, इसलिए वहां निजय परः स का प्रयोग, क्योंकि यह श्लोक में भी आया है अयम निजय परो वा, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, ये मेरा और ये दूसरे का, तो परः राइट होगा। इसमें विपरीतार्थक विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस में है, तो उस श्लोक के ऊपर निर्भर करेगा कि उस श्लोक में कौन सा प्रश्न प्रष्टव्य है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, उदार चरिता नाम अत्र समासः अस्ति, उदार चरिता नाम में कौन सा समास है। अब देखें आप, अर्थ होता है इसका उदार चरित्र वालों का। कई लोग पीछे आम विभक्ति देख करके षष्ठी तत्पुरुष भरते हैं, ये गलत है, लास्ट की विभक्ति नहीं देखें। अब उदार चरित का मतलब, उदार चरित का मतलब उदार कैसा चरित, उदार चरित ऐसा अर्थ नहीं है इसका, इसका अर्थ है उदार चरित वाला। जहाँ वाला शब्द लग गया इसका मतलब वहाँ बहुब्री उत्तर भरें आप, उसमें आप कर्मधारय नहीं भरें, उसमें आप षष्ठी तत्पुरुष नहीं भरें, इसलिए ब राइट करेंगे। उदार चरित है जिनका, उनको हम बहुब्री समास के रूप में भरेंगे। इसके बाद देखिए इसी तरह से लघु चेत साम का भी वही होगा, लघु चित्त वालों का। आगे है इसमें वेति अत्र अव्यपदानि सन्ति, वेति का इसमें अव्यपद कौन कौन से हैं, तो अव्यपद के रूप में देखिए एक अव्यपद है, दो है, कितने हैं, तो यहाँ दो है, वा और इति। वेति एक वेति क्रियापद होता है जिसमें डबल तय का प्रयोग होता है, यहाँ वेति का मतलब है वा प्लस इति, तो वा भी एक अव्यय है और इति भी एक अव्यय है। इसके बाद अब देखिए, तो ये इस श्लोक से ये 5 क्वेश्चन थे। आगे है अब शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है। पहला, प्राथमिक कौशलम अस्ति, प्राथमिक कौशलम अस्ति, प्राथमिक का मतलब प्रथम से प्राथमिक बनता है, और प्रथम कौशल कौन सा है, श्रवण कौशल है, तो श्रवणम भरेंगे। आधारभूत कौशल भी श्रवण कौशल होता है, प्राथमिक कौशल भी यही होता है, प्रथम कौशल भी यही होता है। अगला क्वेश्चन है 77, पतंजलि मते अभ्यासाय ये बिंदवः निर्धारिता सन्ति, पतंजलि के मत में अभ्यास के लिए जो बिंदु निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रुचि, निरंतरता और वैराग्य, यहाँ उपयुक्ता सर्वे द राइट भरेंगे। ठीक है, तो याद रखें रुचि, निरंतरता और वैराग्य, ये तीनों ही राइट है। अभ्यास का जो सिद्धांत है, जो आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उनमें आपको ये तीनों पतंजलि के मत में कौन कौन से बिंदु है, तो रुचि, निरंतरता और वैराग्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। के कस्तूरी रंगन, इसमें राइट करें आप। और रमेश पोखरियाल उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जिसको आज वर्तमान में अब शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम दिया गया है, इनका भी नाम याद रखें। इसके बाद है स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति शिक्षण सूत्रेण तुल्यम सूत्रम अस्ति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस शिक्षण सूत्र के जैसा शिक्षण सूत्र है पूर्णात् अंशम प्रति, ये याद रखें। स्थूलात् संश्लेषण विश्लेषण के संबंध में जब भी प्रश्न आए तो पूर्णात् अंशम को राइट करना है आपको। आगे है श्रव्य दृश्य साधनम नास्ति, श्रव्य दृश्य साधन नहीं है। अब देखिए दूरदर्शन श्रव्य दृश्य है और संगणक भी है, आकर्षक दूरवाणी अर्थात एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, तो ये दे भी आपका श्रव्य दृश्य है, लेकिन ध्वन्य विलेख नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए यहाँ थोड़ी गलती हो जाती है। अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना राइट, वैयक्तिक समस्या दूर करना ये भी राइट है, उपचारात्मक होता है।
छात्रों को अपराधों से बचाना, ये भी राइट है। लेकिन छात्रों की त्रुटियों का संकलन उपचारात्मक में नहीं होता है, ये निदानात्मक में होता है, संकलन निदानात्मक में होता है। इसके बाद है मारिया मोंटेसरी अतिशयन महत्वम ददाती। मारिया मोंटेसरी सबसे ज़्यादा महत्व कौन से कौशल पर देती है? तो लेखन वर्ण है। इससे संबंधित कौशल का नाम आए तो आपको लेखन वर्ण है। एक शिक्षाविद है जॉन कॉटन डेना, इसने हमेशा पढ़ने पर बल दिया है, तो इसका उत्तर स भरेंगे, पठन कौशल भरेंगे। और 84 नंबर का जो प्रश्न है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नास्ति, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखें, अच्छी तरह से समझ करके भरें, जरूर आ सकता है। तो प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नहीं है, एक है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न है और एक है नहीं है। तो यहाँ नहीं के लिए पूछा है, तो ये सारे के सारे ही प्रत्यभिज्ञान है। अन्यतर प्रत्युत्तर यानी दो में से एक को राइट करना, बहुविकल्पात्मक चारों में से एक को राइट करना, संयोजन मिलाना, तो ये चारों के चारों ही प्रत्यभिज्ञान प्रश्न तीनों है। लेकिन रिक्त स्थान की जो पूर्ति है ये आपका प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नहीं है, ये प्रत्यास्मरण प्रश्न है। दो प्रकार का होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, तो याद रखें इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला है किम असमीचीनम, कौन सा गलत है? संस्कृत आयोग के लिए गलत लिखा है, 57-58 के रूप में था, ये 56-57-58 का जो एरिया था वो संस्कृत आयोग के लिए था। 2005 एनसीएफ राइट है, राममूर्ति आयोग 1990 राइट है, कोठारी आयोग 64-66 राइट है। 52-53 में मुदालियर आयोग था, संस्कृत आयोग 56-57 के रूप में था। इसके बाद है 86 क्वेश्चन नंबर, अंकन प्रणाली में 22 अंकों के लिए कौन सी श्रेणी दी जाती है? 20 से ऊपर E1 E2 इस तरह का होता है। तो E1 22 से ऊपर होता है, 20 से ऊपर होता है, 20 से नीचे E2 होता है। बी के पासी ने 13 कौशल बताए थे, या 13 राइट करेंगे। काव्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? काव्य शिक्षण में देखिए समीक्षा, टीका, तुलना, ये सब काव्य शिक्षण की विधियां होती है, लेकिन भाषा संसर्ग नहीं होती है। नाटक शिक्षण की विधि नहीं है या तुलना नहीं है। आदर्श नाट्य विधि होती है, रंगमंच होता है, व्याख्या होती है। लोक रंजन के लिए क्या आवश्यक है? लोक रंजन के लिए नाटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखें, नाटकम लोक रंजनम, लोक रंजन के लिए नाटक का प्रयोग करते हैं। थोड़े से कुछ क्वेश्चन मॉडल नंबर पेपर 5 के भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला देखिए क्वेश्चन, किम असंगतम, कौन सा सही नहीं है? अब कौन सा सही नहीं है देखिए, ढ मूर्धा ऋतुरषणा मूर्धा होता है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव होता है, एदयितव कंठ तालु होता है, और ईचु यसा नाम तालु, तो स गलत है, इसमें कंठ तालु होना चाहिए। एकारस्य भेदय भवति, ए का भेद होता है, ए केवल दीर्घ प्लुत, रस्व दीर्घ प्लुत और रस्व दीर्घ, तो ए जो होता है, एचों के 12 भेद होते हैं और उनमें दीर्घ और प्लुत दोनों होते हैं, तो ब राइट करें। अगला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण के चारों ओर गायें हैं, तो यहाँ अब देखिए चारों ओर में परितः के साथ द्वितीय आती है, तो कृष्णम परितः है, और उसके बाद गावे संति, ए ऑप्शन राइट है। याद रखें इसमें परितः देख करके उससे पहले आप द्वितीय भरें और फिर उसके बाद प्रथम व्यक्ति रखें, तो गावे आएगा इसमें, गावे संति। आगे है किम अशुद्धम, क्या गलत है? 4:30 को चतुर्वादनम राइट कहेंगे। 4:45 को पादोन चतुर्वादनम, ये गलत है, ये पादोन पंचवादनम होगा। और 4:15 को सपाद चतुर्वादनम कहेंगे और 4:45 को पादोन षडवादनम कहेंगे, तो ब राइट है इसमें, या शुद्ध है इसमें। आगे जो पैराग्राफ है उसमें सहसेव का संधि विच्छेद करवा रहा है, तो इसमें सहसा प्लस एव आगे वृद्धि के रूप में ब राइट करें। आहत्य में प्रत्यय कौन सा है? ये तो आप जानने लग गए होंगे अब, क्योंकि जब पहले उपसर्ग और लास्ट में यह हो, ये के पश्चात विसर्ग आदि नहीं हो, तो वहाँ ल्यप भरेंगे। नूतन समाज में समास कौन सा है? बता सकते हैं आसानी से, कैसा समाज? नूतन समाज, नया समाज, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब कर्मधारी है। कार्याणि कर्तुम, रेखांकित पद में कारक कौन सा है? काम करने के लिए, तो काम करने के लिए, काम को करने के लिए, तो ये कर्म है। और कर्म भी कैसा है? ये अनुक्त कर्म है, इसलिए द राइट करें। द्वितीय विभक्ति बताएं, इसमें प्रथमा नहीं बताएं, कार्याणि में प्रथमा भी होती है वैसे। इसके बाद है उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, उपसर्ग युक्त पद कौन सा नहीं है? प्रयतितम में प्र उपसर्ग है,
मापयुतुम में उपसर्ग नहीं है, माप धातु होती है, इसलिए ब राइट करें। समाज में सम उपसर्ग है, संसार में सम उपसर्ग है। आगे जो श्लोक दे रखा है, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ व्यसनिनः में कौन सी विभक्ति है इस श्लोक के मार्ग पर? तो यहाँ इसमें व्यसनिनः में देखिए षष्ठी है। और नष्ट क्रियस्य, नष्ट हो गई है क्रिया जिसकी, ये बहुब्री समास भरे इसमें, क्रिया को क्रिय लिख दिया, इसका मतलब बहुब्री समास है। यश इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम, यश शब्द, मन शब्द, यश मन, ये शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, याद रखें अच्छी तरह से। और श्लोक अस्मिन छंद अस्ति, इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो लुब्ध है, अक्षर गिनेंगे इसके 14 अक्षर हैं, इसका मतलब यहाँ वसंत तिल का छंद है। सौख्यम अत्र प्रत्यय अस्ति, सुख शब्द से यहाँ पर शय प्रत्यय है ब। ठीक है, तो आज यहाँ इस क्वेश्चन तक रखेंगे। कल की क्लास में इसके आगे के मॉडल पेपर और क्वेश्चन हल करेंगे हम। कल हम क्लास नहीं ले सके थे कोई विशेष कारण की वजह से, कल वापस इसकी क्लास जारी रखेंगे। धन्यवाद।